अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएसके का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो है क्या। रूमेटाइड अर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिजीज प्राइमरली ऑफ एन अननोन etiology affecting the synovial lining of the joint as well as other connective tissues। जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जो है वो डिजीज़ है और ये सिस्टमिक डिजीज़ है। ये सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर रही होती है, अनलाइक जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है और इसकी जो प्राइमरीली जो इसका प्राइमरी कॉज है वो अननोन है। और जो हमारी जॉइंट में साइनोवियल लाइनिंग होती है ये उसको अफेक्ट कर रही होती है। पहले साइनोवियल लाइनिंग को अफेक्ट कर रही होती है, देन कार्टिलेज को भी इन्वॉल्व कर लेती है बाद में। तो इसका एज ऑफ ऑनसेट जो है वो हमारे पास यूजुअली जो है वो 15 टू 50 ईयर्स है और ये सडनली डेवलप हो सकती है विद इन वीक्स एंड मंथ। इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस एंड इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल डैमेज टू द कार्टिलेज एंड बोन जो है वो हमारे पास हो जाता है और मोस्टली जो है वो कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही होती है, जो हमारे एमसीपी है, पीआईपी है, हैंड के, रिस्ट के, एल्बो है, शोल्डर है, सर्वाइकल स्पाइन है, एमटीपी है, टेलोनेविक्युलर एंड एंकल जॉइंट्स को मोस्ट कॉमनली जो है ये अफेक्ट कर रही होती है। और दूसरी मेन बात यहाँ पर ये है कि ये हमें बायलेटरली जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। ये बायलेटरली जो है वो मतलब कि आपकी अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रहा है तो वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी पर भी होगा और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पर भी हो रहा होगा, वहीं पर जो जॉइंट्स होंगे। अगर आपके हैंड के जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, एमसीपी अगर राइट साइड पे इन्वॉल्व हैं तो फिर वो लेफ्ट साइड पर भी इन्वॉल्व होंगे या फिर पीआईपी है। तो जॉइंट साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वहाँ पर रेडनेस होती है, वार्मथ होती है, स्वेलिंग होती है और प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है रूमेटाइड अर्थराइटिस में वो मोर देन 30 मिनट्स होती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में 30 मिनट से कम हो रही होती है। और जॉइंट पेन जो है वो इंक्रीज होती है विद एक्टिविटी। सिस्टेमिक साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम बात कर लें तो फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड फटीग होगी, वेट लॉस हो सकता है, इसके अंदर फीवर होता है। फीवर ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता, रूमेटाइड अर्थराइटिस में फीवर होता है। रूमेटाइड नोड्यूल्स डेवलप हो सकते हैं और साथ में आपको, एज हमने कहा कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ है, तो आपकी जो है वो रिस्पायरेटरी, हेमेटोलॉजिकल एंड कार्डिक सिम्टम्स भी इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। देन हम क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी जो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है कि किस बेस के ऊपर हम रूमेटाइड अर्थराइटिस को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कोई पेशेंट है कि उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उसको साइनोवाइटिस होना चाहिए एटलीस्ट एक जॉइंट के अंदर। साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, कन्फर्म्ड डायग्नोसिस होना चाहिए। और दूसरा जो है वो दूसरे पॉइंट में हम 4 चीज़ें देखेंगे कि जिसमें हमारे पास 4 डोमेन्स हैं और उसमें ये जो 4 डोमेन्स हैं इनमें आपका टोटल स्कोर 10 है, जिसमें से रूमेटाइड अर्थराइटिस को क्लासिफाई करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट मस्ट हैव द टोटल स्कोर ऑफ 6 और ग्रेटर देन 6 आउट ऑफ 10। ओके, सो 4 डोमेन्स हमारे पास कौन सी हैं? 4 डोमेन्स ये हैं कि नंबर एंड साइट ऑफ इन्वॉल्व्ड जॉइंट। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितने जॉइंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई एक बड़ा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसको 0 नंबर देंगे और अगर 2 टू 10 लार्ज जॉइंट्स हैं तो उसको हम लोग 1 देंगे और 1 टू 3 स्मॉल जॉइंट्स होंगे तो हम 2 नंबर देंगे और अगर 4 टू 10 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको 3 नंबर देंगे और अगर हमारे पास 10 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व है और एटलीस्ट उसके अंदर एक छोटा भी है, एक स्मॉल जॉइंट भी इन्वॉल्व है तो हम उसको 5 नंबर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो टेस्ट करवाएंगे जिसमें हमारे पास रूमेटाइड फैक्टर आ जाता है और एसीपीए आ जाता है। एसीपीए क्या होती है? एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन टेस्ट होता है ये। तो एटलीस्ट इसमें से हम कोई एक टेस्ट करवाएंगे और नेगेटिव आरएफ मतलब कि रूमेटाइड फैक्टर अगर नेगेटिव आ रहा है या फिर एसीपीए जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसको 0 नंबर देते हैं और अगर आपका आरएफ फैक्टर लो पॉजिटिव है या फिर जो है वो लो पॉजिटिव है आपका एसीपीए तो आप उसको 2 नंबर देंगे और अगर इनमें से कोई भी एक हाई पॉजिटिव है, आरएफ फैक्टर या फिर एसीपीए, तो हम उसको 3 नंबर देंगे। और उसके बाद नंबर सी पे आता है थर्ड डोमेन में हम देखते हैं कि हम एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। एक्यूट फेज रिएक्टेंट में हमारे पास सीआरपी आ जाती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ईएसआर हम देखेंगे।
इनमें से आप एटलीस्ट 1 टेस्ट जो है वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सीआरपी है, नॉर्मल ईएसआर है तो 0 नंबर देंगे, अगर एब्नॉर्मल है, दोनों में से कोई भी चीज़ एब्नॉर्मल है तो हम उसको 1 कंसिडर करेंगे, 1 नंबर देंगे। और ड्यूरेशन ऑफ सिम्पटम्स जो है वो आपकी मोर देन 6 जो वीक्स होनी चाहिए। 6 वीक से अगर कम है तो आप उसको 0 नंबर देंगे, और अगर 6 वीक के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। तो ये हमारे पास 4 डोमेन्स आ जाती हैं, जिनकी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, और इनका जो स्कोर है वो टोटल जो स्कोर है वो 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए आउट ऑफ 10। नंबर सेकंड पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेडियोलॉजिकल क्या है, हेल मार्क्स होते हैं। हर डिज़ीज़ के कुछ हेल मार्क्स होते हैं कि जिससे हमें पता चलता है उस डिज़ीज़ के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, पेरी आर्टिकुलर फिजिफॉर्म स्वेलिंग हुई है। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, आपकी जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, टेलीस्कोपिंग ऑफ द डिजिट्स हो सकती है, या फिर हमारे पास इरोजन हो सकती है कार्टिलेज की, और जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो हो सकती है आपकी। दूसरा, अगर हम लोग अंदर से जाकर थोड़ा सा पिक्चर देखें इसको, तो हमारे पास पेरी आर्टिकुलर स्वेलिंग हो सकती है, लाइक हैंड्स में थी जैसे, और यहाँ पर जो है वो सबकॉन्ड्रल डिफेक्ट हो सकते हैं, साइनोवियल सूडोसिस्ट यहाँ पर बनी हुई हो सकती हैं, या फिर हमारे पास कार्टिलेज, पहले तो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, उसके बाद जब डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही होती है तो हमारे पास कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हो जाता है इसके साथ।